नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बड़े ही दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। आप इस वक्त सुन रहे हैं आरजे गौरी की आवाज रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने रूटीन में व्यस्त हैं और फिर भी रेडियो उड़ान के शोज के साथ बने हुए हैं। हमें आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है, आपकी कमेंट्स के माध्यम से, आपके ईमेल्स के माध्यम से और हाल ही में हुए कन्वेंशन की सराहना के माध्यम से। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप www.radioudan.com पर जाकर रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स को लाइव तो सुनते ही हैं और साथ ही इनकी सराहना भी करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो इसे जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर दोनों पर ही ये उपलब्ध है। साथ ही साथ हम आपसे कहना चाहेंगे कि रेडियो उड़ान के पेज को इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सब्सक्राइब कर ले, फॉलो करते रहे ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स रेडियो उड़ान की तरफ से लगातार आती रहे और आपका नॉलेज और मनोरंजन दोनों ही अपडेटेड रहे। दोस्तों, आप रेडियो उड़ान को थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि गूगल, एलेक्सा और ट्यून इन पर भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ कई लाइव वेबकास्टिंग साइट्स भी रेडियो उड़ान को लाइव प्ले करती हैं। लेकिन अगर आप कोई शो मिस कर देते हैं तो आप इसे सुन सकते हैं रेडियो उड़ान के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और आप इन प्रोग्राम्स को सुनने के साथ ही अपनी कमेंट्स के द्वारा भी हमें लिख भेजिए आपके विचार, आपके सुझाव इन प्रोग्राम्स के बारे में। दोस्तों, फिलहाल तो वक्त है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आगे बढ़ाने का और ये जानने का कि आज के शो में कौन सी हेडलाइंस इंक्लूड की गई हैं। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की तरफ। विकलांग सामूहिक विवाह में शामिल हुए सीएम साय, 31 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। दिव्यांग कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से होगा भुगतान, बैंक में एनपीसीआई मैपिंग करना जरूरी। विकलांग व्यक्तियों के लिए सेल्फ एडवोकेसी है जरूरी, 30वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन में हुई चर्चा। एनएमसी ला सकता है नए गाइडलाइंस। दृष्टिबाधितों के लिए पहले फैशन शो का आयोजन, प्रतिभागियों ने बिखेरा जलवा। नौकरी मांगने आए दिव्यांग युवक को मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भावनात्मक जवाब। हरियाणा में हुआ दिव्यांग पेंशन योजना का विस्तार। सुनेंगे कठिनाइयों से लेकर जीत का सफर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की हमारी पहली खबर आती है रायपुर से। यहाँ पर बैरन बाजार स्थित आशीर्वाद भवन में अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा राज्य स्तरीय विकलांग युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 31 नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। दोस्तों, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस पवित्र कार्य का हिस्सा बन रहे हैं। ये कार्यक्रम किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से कम नहीं है। उन्होंने आयोजन समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि केवल विवाह नहीं बल्कि विकलांग व्यक्तियों के इलाज और ऑपरेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो बेहद सराहनीय कार्य है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले के समय में बेटी की शादी करना आसान नहीं था। साल भर की कमाई बेटी के विवाह में खर्च हो जाती थी। लेकिन प्रदेश में सरकार बनने के बाद से सामूहिक विवाह योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत विवाह सहायता राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई। मुख्यमंत्री साय ने बंद किए गए निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर को लेकर भी बात की और आश्वासन दिया कि मांग के अनुसार ही इसमें क्या किया जा सकता है, इस पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा।
दोस्तों, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आ रही इस खबर के बारे में। इस बार पेंशन योजना के तहत दिव्यांग और कुष्ठ रोगी लाभार्थियों को अकाउंट बेस्ड पेमेंट के बजाय आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से भुगतान किया जाएगा। ये निर्णय पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस योजना के लाभार्थी जल्द से जल्द खाते में NPCI प्रक्रिया को पूरा कर ले, अन्यथा लाभार्थियों की किस्त रुक सकती है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण मोहन ने बताया कि विभाग की तरफ से दिव्यांग पेंशन कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को अनुदान की किश्त को अकाउंट बेस्ड पेमेंट के स्थान पर आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से किया जाना प्रस्तावित है। आधार बेस्ड पेमेंट प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को अपने अपने बैंक खाते में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैपर की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट में भुगतान मात्र NPCI मैप्ड आधार में ही किया जा सकता है। दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन योजना के सभी लाभार्थी अपने बैंक पासबुक आधार कार्ड से लिंक मोबाइल के साथ अपने बैंक में जाकर NPCI मैपिंग करवा ले। इसके बाद लाभार्थियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय फिरोजाबाद डबरई में उपस्थित होकर मैपिंग प्रक्रिया को अपडेट करना होगा। लाभार्थी सगे संबंधी के साथ कार्यालय में उपस्थित होकर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, ताकि कार्यालय से उनकी मैपिंग अपडेट की जा सके। इसके बाद निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग UP लखनऊ की तरफ से लाभार्थियों को आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली के माध्यम से दिव्यांग पेंशन या कुष्ठावस्था पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों, 30वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन यानी कि द 30th नेशनल पेरेंट्स मीट में विशेषज्ञों ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को स्वयं ही खुद की मदद करना यानी सेल्फ एडवोकेसी करना बहुत ही जरूरी है। सशक्त परिवारों के लिए रणनीति और सहायता तंत्र, इस थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के माता पिता और परिवारों को सशक्त बनाना था। विशेषज्ञों ने कहा कि बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों को अपने अधिकारों की स्वयं वकालत करनी चाहिए और साथ ही उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इस सप्ताह अंत राष्ट्रीय स्तर पर अभिभावकों की बैठक हुई। 30वीं राष्ट्रीय अभिभावक बैठक का आयोजन राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण संस्थान निपेड द्वारा परिवार राष्ट्रीय अभिभावक संगठन परिसंघ के सहयोग से शनिवार और रविवार को किया गया। इसका उद्देश्य बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के माता पिता और परिवारों को सशक्त बनाना था। थीम थी सशक्त परिवारों के लिए रणनीति और सहायता तंत्र। बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों की स्वयं वकालत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ये उनके साथ काम करने वालों ने कहा है। निपिड में पुनर्वास मनोविज्ञान के व्याख्याता दशरथ चौधरी जी ने कहा कि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और साथ ही साथ बड़े समाज के सामने अपने अधिकारों की आवाज उठाने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम उन्हें अपने अधिकारों की मांग करने में सक्षम बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, क्योंकि कार्यालय में उन्हें अक्सर सहकर्मियों से सहायता नहीं मिलती या उन्हें समान वेतन नहीं मिलता। हम उन्हें इसके लिए सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। किसी को अपने पहनने या खाने के अधिकार जैसी बुनियादी चीज के लिए खुद वकालत करनी चाहिए। अक्सर बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के माता पिता अपने बच्चों पर अपनी इच्छा थोपते हैं, जबकि बात बुनियादी चीज की होती है, जैसे कि वे क्या पहनना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो वे अपने भाई बहन के साथ नहीं कर सकते जो कि विकलांग नहीं है। उनकी पसंद का सम्मान किया जाना चाहिए। परिवार NCPO नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मारू जी का ऐसा ही कहना है। आयोजकों में से एक अरुणासिस अधिकारी ने कहा कि आत्म वकालत विकलांग लोगों के लिए मुख्य धारा के समाज में सम्मान और गरिमा पैदा करती है। अगर वे खुद के लिए आवाज उठा सकते हैं तो कार्यबल में शामिल भी हो सकते हैं और वे सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देंगे, जो उनके प्रति मुख्य धारा के समाज की मानसिकता को स्वचालित रूप से बदल देगा। विकलांग व्यक्तियों के माता पिता अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनके बच्चों का क्या होगा जब वे नहीं रहेंगे। मारू ने कहा कि आवासीय सुविधाएं विकसित हो रही हैं, लेकिन माता पिता को अपने बच्चों के लिए सही सुविधा चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए।
उन्होंने कहा, हम माता पिता से कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा मापदंडों की जांच करनी होगी, जिसमें कि बिजली के पॉइंट, आग बुझाने वाले यंत्र और पानी की टंकियों की सफाई की आवृत्ति शामिल है। कार्यक्रम में बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधाओं के लिए गुणात्मक मानक और दिशा निर्देश नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। श्री मारू ने कहा कि बौद्धिक और विकासात्मक विकलांग व्यक्तियों को उनके माता पिता के जीवित रहते आवासीय सुविधा से परिचित कराने की जरूरत होती है। उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वो एक निश्चित समय पर उठेगा और दैनिक काम निर्धारित समय पर करेगा, जिसमें कि दैनिक स्वच्छता की गतिविधियां भी शामिल हैं। इससे वे दैनिक जीवन की गतिविधियों में स्वतंत्र हो जाएंगे। दोस्तों, खबर सुनते हैं शिमला, हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक दिव्यांग युवक को दिल छू लेने वाला जवाब दिया। मंत्री से अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरी की गुहार लगाने आए एक युवक को उन्होंने भावनात्मक रूप से भरोसा दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कि दिव्यांग युवक मंत्री विक्रमादित्य सिंह से नौकरी की मांग करता नजर आता है। युवक ने मंत्री के सामने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा है कि उसके जीवन यापन के लिए एक सरकारी नौकरी की जरूरत है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। कुछ बड़ा करने का सपना है, लेकिन सही राह नहीं मिल रही है। बेरोजगारी से परेशान हैं या अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं? रासा फाउंडेशन लेकर आ रहा है एक जबरदस्त मौका आपके लिए। 4-in-1 कोर्स जो आपको सिखाएगा गवर्नमेंट जॉब के लिए जनरल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पियानो और हारमोनियम बजाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बदल सकता है आपकी सोच और किस्मत। सीट्स लिमिटेड हैं, तो देरी मत कीजिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 25 फरवरी 2025 है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी हमारे आए हुए हेल्पलाइन नंबर 18005320 यानी 18005320 पर कॉल करें। धन्यवाद। दोस्तों, खबर सुनते हैं हरियाणा से। हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना का विस्तार 10 और श्रेणियों तक किया गया है। दिव्यांग व्यक्तियों PWDs के लिए समावेशिता और समर्थन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। निर्णय के अनुसार हरियाणा में दिव्यांगों की 10 अतिरिक्त श्रेणियां अब पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगी। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशिता और समर्थन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हरियाणा मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम 2016 में संशोधन की मंजूरी दे दी। निर्णय के अनुसार हरियाणा में दिव्यांगों की 10 अतिरिक्त श्रेणियां अब पेंशन लाभ के लिए पात्र होंगी। ये कदम दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 21 दिव्यांग श्रेणियों को शामिल किया है। अब तक हरियाणा सरकार 11 श्रेणियों की दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पेंशन लाभ दे रही है। नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों को मंजूरी मिलने के साथ ही 32,000 और दिव्यांग जन मानसिक पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। दोस्तों, ये नई श्रेणियां होंगी सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस डिसीज, सिकल सेल डिसीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117525 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत।
हिडन वॉइसेस। एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अब खबर है कठिनाइयों से लेकर जीत के सफर की। साहस और दृढ़ संकल्प की एक उल्लेखनीय कहानी में मंडी जिले के सुंदरनगर उपखंड के अंतर्गत राड़ू गांव के 24 वर्षीय रजत कुमार ने वो हासिल किया है जिसे कई लोग असंभव मानते थे। जीवन बदलने वाली चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी रजत ने विकलांगता श्रेणी के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOAIT परीक्षा की और अब सुंदरनगर डिवीजन में HPPWD हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में एक पद हासिल कर लिया। रजत की सफलता की यात्रा किसी प्रेरणा से कम नहीं है। महज 7 साल की उम्र में एक दुखद दुर्घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। हाई टेंशन बिजली की लाइन के पास खेलते हुए उन्हें बिजली का झटका लगा था। दुर्घटना में वे बुरी तरह से जल गए थे और उनके दोनों हाथ काटने पड़ गए। ये दर्दनाक घटना उनके परिवार के लिए एक विनाशकारी झटका थी, लेकिन रजत के लिए ये उनके लचीलेपन की उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत बन गई। अपने माता पिता माँ दिनेश कुमारी और पिता जयराम के अटूट समर्थन से रजत को अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की ताकत मिली। उनकी माँ जो भावनात्मक समर्थन की स्तंभ बनी और पिता जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे, उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिया। अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित रजत ने अपनी पढ़ाई एक अनोखे तरीके से पूरी की। अपने पैर से लिखने से लेकर अपने मुंह में कलम पकड़ना सीखने तक उन्होंने अपनी अक्षमताओं को खुद पर हावी होने दिए बिना अपनी शिक्षा जारी रखने के तरीके खोजे।
दोस्तों, पंचकुला में रेडियो उड़ान द्वारा आयोजित दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए पहला राष्ट्रीय सोलो फैशन शो आयोजित किया गया था और इस शो में मॉडल्स ने हिस्सा लिया। इस फैशन शो में नवीनतम डिजाइनर्स के कलेक्शंस दिखाए गए और रैंप पर बिना किसी सहारे दृष्टिबाधितों ने रैंप वॉक कर अपने जलवे बिखेरे। दोस्तों, इस अवसर पर इस मंच के साथ ही प्रस्तुत किया गया नाटक इंतजार, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता दानिश महाजन ने निर्देशित किया था और लिखा था, जो रेडियो चैनल के संस्थापक भी हैं। दानिश महाजन ने कहा कि आज के युग में हर कोई आत्मविश्वासी और आकर्षक दिखना चाहते हैं। पर्पल रनवे ऑफ ड्रीम्स अ फैशन फीट एक नया प्रयास है जो विशेष रूप से दृष्टिहीन युवाओं के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की आयोजिका ज्योति मलिक थी, जिनका कहना है कि ऐसे आयोजनों को सफल बनाने में कई चुनौतियां आती हैं, जैसे कि धनराशि जुटाना, स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय करना आदि। दोस्तों, जाट भवन पंचकुला में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में रैंप पर आधुनिक डिजाइन्स, जीवंत रंग, आकर्षक पैटर्न्स प्रदर्शित किए गए, जो कि फैशन के एक नवीन युग का सूत्रपात कर रहे थे। इस शो में सम्मानित अतिथियों में चंडीगढ़ की महापौर हरप्रीत कौर बाबला, जाट भवन के अध्यक्ष मलिक, चंडीगढ़ की दिव्यांगजन आयुक्त माधवी कटारिया और केंद्रीय दिव्यांगजन उप मुख्य आयुक्त प्रवीण प्रकाश अंबाष्टा सम्मिलित थे। दोस्तों, शो का मुख्य आकर्षण रहा दिव्यांग दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आयोजित फैशन शो। ये एक परिवर्तनकारी घटना थी जिसने के सामाजिक धारणाओं को चुनौती दी। मिस्टर एंड मिस ब्यूटी पेजेंट 2025 ने एक बार पुनः सिद्ध कर दिया कि फैशन की दुनिया केवल वस्त्रों तक सीमित नहीं, अपितु ऐसे अनुभव और क्षण उत्पन्न करने में विषय है जो रैंप की रोशनी के क्षीण होने के उपरांत भी गूंजते रहते हैं। दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में फिर से एक बार। शो के इस हिस्से में हम सुनते हैं DEPWD MSJE की तरफ से आती सोशल मीडिया अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज MSJE समय समय पर आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी सोशल मीडिया अपडेट्स जिनके माध्यम से कई दिव्यांगजनों को सीधे लाभ मिल सकता है। तो आइए सुनते हैं आज के शो में कवर की गई ये अपडेट्स। पहली अपडेट है सूरज कुंड मेले में लगे 2 स्टॉल्स के बारे में। बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान 7 से लेकर 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में सूरज कुंड मेले में भाग ले रहे हैं। यहाँ पर स्टॉल नंबर्स हैं 1219 और 1220। इन स्टॉल्स पर जरूर जाएं और जानें समावेशी संवेदी एकत्रीकरण क्षेत्र के बारे में, जो कि सभी के लिए ध्यान, समन्वय और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देता है। यहाँ पर मौजूद है TLM किट, जो CWID की शिक्षा और प्रशिक्षण का समर्थन करती है। नीति भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित IQ परीक्षण है और मानसिक शांति और बेहतर फोकस के लिए संवेदी क्षेत्र का अनुभव करें। दोस्तों, अगर आप इन स्टॉल्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी जानना चाहते हैं तो अवश्य विजिट करें डिपार्टमेंट के फेसबुक पेज को, जहां पर इस पोस्ट के साथ ही इन स्टॉल्स के बारे में एक वीडियो साझा किया गया है, जिसके माध्यम से इन स्टॉल्स पर मौजूद सभी उत्पादों को डिटेल्ड रूप से देखा जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, सूरज कुंड मेला 2025 सृजनात्मकता, कलात्मकता और समावेशिता का अद्भुत संगम। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE द्वारा विभाग की राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से समावेशिता और संवेदनशीलता को नई ऊंचाइयां देने के लिए विभिन्न अनूठे स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें न केवल कौशल और कुशलता का प्रदर्शन किया गया है, बल्कि समावेशी समाज की झलक भी पेश की गई है। ये आयोजन कला, संस्कृति, सशक्तिकरण और समावेशिता का जीवंत प्रतीक है। #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ एलिम्को के स्टॉल की विभिन्न तस्वीरें भी साझा की गई हैं, जिसमें एलिम्को के स्टॉल्स पर मौजूद विभिन्न प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाया गया है, जिसमें के आधुनिक मोटर चालित व्हील चेयर्स के साथ साथ कई उत्पाद नजर आते हैं। दोस्तों, डिपार्टमेंट अपनी अगली पोस्ट में कहते हैं, पढ़ेंगे दिव्यांग, बढ़ेगा भारत। शिक्षा हर व्यक्ति के उज्जवल भविष्य की नींव है और जब अवसर सभी को समान मिलेंगे तब प्रगति अवश्यंभावी होगी। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू की गई
छात्रवृत्ति योजना न केवल दिव्यांग छात्रों के सपनों को पंख देती है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बनाती है। जब हर दिव्यांग शिक्षा की रोशनी से जगमगाएगा, तो भारत भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, इस पोस्ट के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग साझा करते हैं दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, उच्च श्रेणी के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप, निःशुल्क कोचिंग। दोस्तों, छात्रों को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना इन योजनाओं का ध्येय है। आजीविका प्राप्त करने में आसानी, साथ ही समाज में गरिमापूर्ण स्थिति बनाने में इन छात्रवृत्ति योजनाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली पोस्ट की तरफ, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के तहत देश भर में स्थापित 9 राष्ट्रीय संस्थान आशा, आत्मनिर्भरता और नवाचार के स्तंभों का उल्लेख है। ये संस्थान न केवल विभिन्न दिव्यांगताओं पर केंद्रित शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, बल्कि पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त भी बना रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD ने इस उद्देश्य से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है, ताकि हर दिव्यांग अपने सपने को पूरा कर सके और इसके लिए वो खुद सशक्त होकर आगे बढ़ सके। इसके साथ साझा ग्राफिक में डिपार्टमेंट लिखते हैं राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान NIEPVD देहरादून, आवासीय विद्यालय, 12वीं कक्षा तक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए विशेष विद्यालय, भारत का सबसे बड़ा ब्रेल प्रेस, केंद्रीय ब्रेल प्रेस, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के लिए व्यापक ब्रेल साहित्य का निर्माण, क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन, छोटे बच्चों का मूल्यांकन करना और सहायता प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास, सहायक प्रौद्योगिकी और शिक्षा शास्त्र में निरंतर नवाचार, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आशा की किरण NIEPVD। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बताते हैं दिव्य कला मेला 2025 के बारे में। प्रतिभा और सशक्तिकरण का एक भव्य समारोह ये इस बार होने जा रहा है गुलशन ग्राउंड जम्मू में 14 से लेकर 24 फरवरी तक। 20 से भी अधिक राज्यों के 100 से भी अधिक दिव्यांग कारीगर हस्तशिल्प, वस्त्र, आभूषण और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, सांस्कृतिक प्रदर्शन और दिव्य कला शक्ति, विभिन्न अन्य समांतर गतिविधियां और सहायक तकनीक वितरण अनुभव क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। क्षेत्रीय व्यंजन और खाद्य स्टॉल्स का भी भरपूर लाभ उठाया जा सकेगा। इसके साथ साझा ग्राफिक में लिखा गया है दिव्य कला मेला, अ यूनिक फेयर फॉर प्रमोटिंग क्राफ्ट्समैनशिप and products of more than 100 दिव्यांगजन entrepreneurs। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज NIEPVD देहरादून के बारे में पोस्ट करते हुए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं कि शिक्षा, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी के माध्यम से दृश्य सशक्तिकरण के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाना राष्ट्रीय दृष्टि जन संचार संस्थान सभी के लिए एक समावेशी और सुलभ भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी अगली पोस्ट के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं महाकुंभ 2025 में समावेशी समाज के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सहायक उपकरण प्रदान कर उनके जीवन को अधिक सुलभ और आत्मनिर्भर बनाने का अनवरत प्रयास किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के इस पावन अवसर पर आइए मिलकर बुजुर्गों के सम्मान और सशक्तिकरण की इस पहल को आगे बढ़ाएं। आइए एलिम्को स्टॉल सेक्टर 7 गाड़ा रोड नागवासुकी क्षेत्र कुंभ मेला प्रयागराज में इसे विजिट करें। अली राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई की ओर से अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं कि फाइट ऑन अली राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई, जहां हर ध्वनि को सुनने और हर शब्द को व्यक्त करने का सपना साकार होता है। ये संस्था दिव्यांगजनों के जीवन में आत्मनिर्भरता, शिक्षा और सशक्तिकरण की नई रोशनी ला रही है ताकि वे गर्व के साथ समाज में अपना स्थान बना सके।
संस्था के बारे में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं। बोलने, सुनने और भाषा से संबंधित समस्याओं के लिए उच्च स्तरीय मूल्यांकन और निदान की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी पुनर्वास सेवाओं के लिए एक प्रमुख केंद्र वर्तमान में 151 अस्पताल तथा 400 से भी अधिक RCI पंजीकृत श्रवण पुनर्वास पेशेवर पैनल में शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा श्रवण दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकृत संस्थान अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई। अपनी अगली पोस्ट में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग लिखते हैं, GBIEF 2025 में श्री राजेश अग्रवाल ने वैश्विक विकलांगता #समावेश के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसमें कि दिव्यांगों को शीघ्र पहचान के लिए प्रगतिशील SOP और देश के चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसी प्रमुख पहलों पर प्रकाश डाला गया। उनकी टिप्पणियों ने विकलांगता अधिकारों में समानता और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। तो दोस्तों, ये तो था आज का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से आने वाला सोशल मीडिया अपडेट्स का सेक्शन। दोस्तों, ये शो कम्युनिटी कलर्स और इसके तहत आने वाला सेक्शन DPWD सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन आपको कैसा लगता है, हमें जरूर लिख भेजिए। आप अपने कमेंट्स YouTube के माध्यम से भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इन सेक्शंस और शो के तहत मिलने वाली जानकारी से आप सीधे लाभान्वित हो रहे होंगे। इसी के साथ मैं आरजे गौरी आपसे विदा चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले सुनते हैं एक बार फिर से आज के शो की हेडलाइंस। विकलांग सामूहिक विवाह में शामिल हुए CM साय, 31 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। दिव्यांग कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर, आधार बेस्ड पेमेंट प्रणाली से होगा भुगतान, बैंक में NPCI मैपिंग करना जरूरी। विकलांग व्यक्तियों के लिए सेल्फ एडवोकेसी है जरूरी, 30वें राष्ट्रीय अभिभावक सम्मेलन में हुई चर्चा। NMC ला सकता है नए गाइडलाइंस। दृष्टिबाधितों के लिए पहले फैशन शो का आयोजन, प्रतिभागियों ने बिखेरा जलवा। नौकरी मांगने आए दिव्यांग युवक को मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भावनात्मक जवाब। हरियाणा में हुआ दिव्यांग पेंशन योजना का विस्तार,